नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आपका हमारे YouTube चैनल विवाह ट्यूटर्स में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि आज से हमारी जो क्लासें हैं वो साइंस की शुरू हो रही है। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मैं इतने दिन आपके लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आज हमारी जो साइंस की फर्स्ट क्लास है, इसमें जो हमने चैप्टर फर्स्ट उठाया है वो है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। और कुछ बच्चों ने के मन में ये भी डाउट होता है कि क्या सर ये जो एनसीईआरटी का सीबीएसई 2020 और 21 में सिलेबस डिलीट हुआ है उस पर आधारित होगी या नहीं होगी। तो मेरा बच्चों आपसे वादा है कि ये पूरी क्लास जो साइंस की होगी वो आपके 2020 और 21 पर आधारित होगी। पूरी तरह जो एग्जाम पैटर्न आपके 2020 और 21 का है वो उस पर आधारित होगी। जो डिलीट हुआ है वो मैं आपको चैप्टर में बताते हुए चलूँगा कि आपका डिलीट हुआ है, ये आपको पढ़ना नहीं है। हमें हमारे जो 2020 और 21 के लिए ये चीज़ है तो हमें ये पढ़ना है बस। और हमारी जंग, मैंने जैसे मैथ्स में भी कह दिया था कि हमारी जंग 80 में से 80 है और 80 में से 80 हर बच्चे के आने ही चाहिए, ये हमारा मूल उद्देश्य है। ठीक है, यहाँ तक बातें आपके समझ में आ गई होगी कि रासायनिक अभिक्रियाएं एंड देयर इक्वेशन समीकरण हमारा पहला चैप्टर है। और बिल्कुल हिंदी में चलूँगा, धीरे धीरे चीज़ों को समझाते हुए चलूँगा जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। बस आप लोग ये काम कर दीजिए कि जो हमारी नई सीरीज चली है इसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, यानी अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, स्टडी ग्रुप, और जो भी बच्चे हमारी इन क्लासों के इच्छुक है उन बच्चों तक आप हमारे इन वीडियोस को शेयर कर दीजिए, जिससे कि उन बच्चों को हमारी क्लास का फ़ायदा उठा सके। और बिना फीस के, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये क्लासें हमारी, बिना किसी चार्ज के हैं और हर बच्चा हमारी इन क्लासों का फ़ायदा उठा सके। आजकल आप देखते होंगे कि कई गरीब परिवार से भी होते हैं जिनके माता पिता इतना काम नहीं करते, कोरोना के कारण प्राइवेट काम करते हैं, उनके लिए बहुत ही पैसा कमाना दुर्भर हो गया है। तो वो उन बच्चों को आप शेयर कर दीजिए। वो बच्चे हैं ना, फ्री में इन क्लासों को लाभ उठा सकते हैं। और हमारी जंग 80 में से 80 है। ठीक है, जो है ना, हर बच्चा जो जैसे कोई कोचिंग सेंटर जाता है या ट्यूशन जाता है, वहाँ पे फीस आपके लिए बहुत ज़्यादा हाई होती है। हर बच्चा उसको अफोर्ड नहीं कर पाता, पे नहीं कर पाता, इसलिए मैंने आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चलाई है। और लेकिन बच्चों ये देखना, ये फ्री की क्लास ज़रूर है, लेकिन मज़ा आपको इतना आएगा कि आप पैसा दोगे ना, पेड कोर्स जितना कोचिंग्स में आप ट्यूशन्स में जाओगे उससे 50 गुना मजा मैं आपको फ्री की क्लास में लाकर रहूँगा। और वो पेड कोर्स वाले आपके हर बच्चे के ये वादा नहीं करता कि हमारे इसमें 80 में से 80 आकर रहेंगे। तो मैं तो ये वादा कर रहा हूँ कि जैसे मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ और आप चीज़ों को रिवाइज करते हुए चल रहे हो, छोटी छोटी चीज़ें करते हुए चल रहे हैं, उनको रिवाइज करते हुए चल रहे हो, तो आपके 80 में से 80 नंबर दूर नहीं है। बस मेरा तो ये वादा है, आपको पेड कोर्स से भी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी उपलब्ध कर रहा होगा। नोट्स आपको प्रॉपर बनाते हुए चलूँगा स्टेप बाय स्टेप, जिससे कि किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, हर स्टेप। और मैं बताते हुए चलूँगा कि यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है और ये पिछले साल आया हुआ था और ये इंपॉर्टेंट है। ऐसी सब चीज़ें मैं आपको बताते हुए चलूँगा। बस आपको तो ये करना है कि इस विवाह टीचर्स को हमारे जो वीडियोस हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करना है। और जो बच्चे आज की क्लास में हमारे नए हैं वो हमारे विवाह ट्यूटर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसकी जानकारी मिल सके। ठीक है, और आज हमारी जो क्लास एनसीईआरटी की साइंस मैथ्स की, मैंने लगभग हमारे वीडियोस उधर चल ही रहे हैं। आज हमने साइंस की क्लासें भी शुरू कर दी है। आज हमारी साइंस की क्लास का पहला दिन है और हमारा जो पहला चैप्टर है वो है आपके रासायनिक अभिक्रियाएं एंड देयर इक्वेशन। रासायनिक अभिक्रियाएं, आपके जो पहला चैप्टर है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं और एवं उनके समीकरण, हमको ये चैप्टर दे रखा है। देखने से ये समझ में नहीं आया सर ये क्या चैप्टर का नाम है, कैसे है, देखने से बहुत कठिन लगता है भाइयों। अगर आप इसको देखोगे और कोई आपके स्कूल या कोचिंग में ऐसे पढ़ाने वाला है ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, लेकिन मैं आपको उस तरीके से पढ़ाऊंगा
कि इसमें से जितने भी अगर 5 नंबर का भी क्वेश्चन आता है ना, आप फोकट में करके निकल जाओगे, क्योंकि ये स्कोरिंग है। आप इस चैप्टर से स्कोर कर सकते हो, इसमें आप 1 नंबर भी नहीं खो सकते। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हुए चलूंगा और एक प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलूंगा, जिससे के लिए आपके लिए ये चैप्टर आसान हो सके। बहुत मैं लगभग 20-25 मिनट के वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि कोई हर बच्चे की ये वीडियो समझ में आ सके और एक नोट्स बनाने के लिए आपको टाइम मिल सके। ठीक है, तो हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं तो वो बच्चा बोलेगा सर हमें नहीं पता रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। ठीक है, मैंने बोला कुछ नहीं पता, कोई नहीं, हम तो जीरो से शुरुआत हो रही है हमारी क्लास की, तो हम तो जीरो से, जो नहीं आता वो मैं सिखाऊंगा आपको। ठीक है, मैंने बोल दिया नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने ये बोला अगर मैं कि बच्चे मैं तेरे को चल रासायनिक अभिक्रिया बता भी देता हूँ ना, फिर भी तेरे को पता नहीं चलेगा। अगर मैं आपको रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा भी बता दूं ना, डेफिनेशन भी, तो फिर भी आपकी रासायनिक अभिक्रिया समझ में नहीं आएगी। रासायनिक अभिक्रिया को समझने से पहले हमें और कुछ चीजें समझनी जरूरी है, वो हम देखते हैं। अगर मैं आपको वो चीजें इससे रासायनिक अभिक्रिया को डायरेक्ट समझा दूं ना, तो ना तो आपको समझ में आएगा ना मुझे समझाने में खुशी होगी, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया समझने से पहले हमें कुछ और चीजें भी समझनी जरूरी है। जैसे देखो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, आप बस पेशेंस रखिए। अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि पदार्थ क्या होता है, तो वो बताएगा कि सर हम पदार्थ को जानते हैं, हमारे चारों ओर जो भी उपस्थित है वो कहीं ना कहीं पदार्थ है। अगर मैं उस बच्चे से ये पूछूं कि कोई पदार्थ है, उसमें परिवर्तन यानी चेंज, परिवर्तन को क्या कहते हैं अपन, चेंज, कि अगर कोई पदार्थ है उसमें चेंज कितनी तरीके से हो सकता है। चलो आपको नहीं पता, लेकिन आपने पिछली क्लास कक्षा 9 में पढ़ा था, अगर कोई पदार्थ होता है और उसमें परिवर्तन यानी चेंज आपके 2 तरीके से हो सकता है। चेंज आपके 2 तरीके से हो सकता है। बस आप यहां से ध्यान से देखिए मैं कहना क्या चाहता हूं। लंबी सांस लीजिए और चीजों को बस आप सब भूल जाइए, हमें क्या आता है क्या नहीं आता, आप सब चीजें भूल जाइए। सिर्फ मैं यहाँ पे जो समझा रहा हूँ आप उस पर ध्यान दीजिए। मैंने बोला कोई पदार्थ है और उसमें जो चेंज होता है, परिवर्तन होता है, वो कितने तरीके से होता है, तो मैंने बोला 2 तरीके से उसमें परिवर्तन होता है। पहला परिवर्तन मैंने बोला कि भौतिक परिवर्तन होता है। मैंने बोल दिया कि पहला जो परिवर्तन है किसी पदार्थ में वो भौतिक परिवर्तन होता है। अब कई बच्चे मेरे ये भौतिक परिवर्तन सुनते ही क्लास को बंद मत कर देना, क्योंकि मैं एक एक चीज आपके लिए स्पष्ट करूंगा और आसान करते हुए चलूंगा, जिससे कोई दिक्कत नहीं होगी। हर चीज का आप जवाब दे सकते हो, हर चीज का। मेरी जो बच्चे क्लास देखते हैं ना, वो हर एक क्वेश्चन, छोटा से छोटा क्वेश्चन भी आ जाए उसका जवाब दे सकता है। दूसरा जो परिवर्तन होता है किसी पदार्थ में, वो रासायनिक परिवर्तन होता है। भूल जाइए कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, एक एक चीज मैं आपके लिए स्पष्ट करूंगा। बस आपको इतना याद रखना है कि कोई पदार्थ होता है उसमें चेंज यानी परिवर्तन 2 तरीके से हो सकते हैं, एक तो भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। इतना समझ में आ गया। अब देखो मैं आपको भौतिक परिवर्तन समझाता हूँ कि भौतिक परिवर्तन होता क्या है। यहां तक मैं उम्मीद करता हूँ कि हर बच्चे को चीज समझ में आ गई होगी। अब हम पहले भौतिक परिवर्तन पर चर्चा कर लेते हैं, फिर रासायनिक परिवर्तन पर चर्चा कर लेते हैं। तो अब देखो कि हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि भौतिक परिवर्तन होता क्या है आखिर में। अब देखो हमने लिख लिया साहब, हमारे गुरुजी ने बोला है कि भौतिक परिवर्तन के बारे में चर्चा होगी क्लास में। अब देखो भौतिक परिवर्तन क्या है उस पर चर्चा करते। देखो हमने ये हेडिंग डाल ली कि सर ये भौतिक परिवर्तन है, इस पे हम चर्चा करते हैं। तो भौतिक परिवर्तन मतलब भौतिक गुण। भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कक्षा 9 में पढ़ा है, अगर आप लोगों से मैं पूछूं कि भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला गुण अगर कोई बच्चा मुझे बता पाएगा तो वो बताएगा सर अवस्था यानी स्टेट, किसी पदार्थ में कितनी तरह की अवस्थाएं हो सकती है वो बताएगा। दूसरा भौतिक गुण क्या होता है आपके, होता है रंग, किसी पदार्थ की रंग या गंध। तीसरा होता है गंध या टेम्परेचर। चौथा टेम्परेचर। टेम्परेचर को छोड़ दीजिए, आप इतना ध्यान रखिए कि अगर हम किसी भौतिक गुण की बात करते हैं तो ये 3 आपके मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, किसी पदार्थ की अवस्था, किसी पदार्थ का रंग या किसी पदार्थ की गंध। ये क्या होते हैं आपके, ये तीनों के तीनों आपके भौतिक गुण होते हैं, ये भौतिक गुण होते हैं। अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि किसी पदार्थ की कितनी अवस्थाएं संभव है,
कोई पदार्थ होता है उसकी कितनी अवस्थाएं संभव हो पाती है, तो वो बच्चा बताएगा कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है सर। एक तो होती है ठोस, दूसरी होती है द्रव और तीसरी होती है गैस। इतना याद रखिए बस आप लोग, इतना याद रखिए। इससे ही आपके मैं भौतिक परिवर्तन क्लियर कर दूंगा। कि किसी बच्चे से मैंने पूछा कि भौतिक गुण क्या होते हैं। भौतिक गुण होते हैं अवस्था। अवस्था में क्या होती है? अवस्था मतलब कोई ठोस अवस्था में होता है, जैसे पत्थर होता है वो ठोस अवस्था में होता है, पानी होता है वो लिक्विड अवस्था में होता है, गैस जैसे वायुमंडल में होती है वो हम उनको गैस बोलते हैं। ये होगी। यहाँ तक आप लोग, ये कोई नए शब्द नहीं है कि आप इनको नहीं जानते। ये तीनों के तीनों आप लगभग कक्षा 6 से पढ़ते हुए आ रहे हो। इनमें कोई नए शब्द नहीं है कि इनको मैं समझाऊं। रंग और गंध पे मैं बात करूंगा कि अब भौतिक परिवर्तन को हम समझने की कोशिश करते हैं कि ठोस, द्रव और गैस क्या होते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम उदाहरण के लिए। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, मानो हमने लिया सर पानी, जिसे हम जल कहते हैं, ले लिया हमने एक उदाहरण ले लिया पानी पर। पानी एग्जाम्पल लिया तो हमने सबसे पहले देखिए एक बर्फ होता है। बर्फ को अपन क्या बोलते हैं? इन तीनों में से वो ठोस में आएगा, लिक्विड में आएगा या गैसेज में आएगा? तो आप सब लोग बताओगे सर बर्फ तो है ना ठोस होता है। बर्फ तो क्या होता है? ठोस होता है। ठीक है, मैंने बोला तूने सही जवाब दिया है, क्लास में बैठ जाओ। अब देख, मैंने बोला अगर मैं बर्फ को गर्म करता हूं, बर्फ को मैं गर्म करता हूं तो क्या होगा? तो क्लास में सब बच्चे बोलते हैं सर बर्फ को गर्म करने पर पानी बनता है। पानी को अपन क्या बोलते हैं? जल बोलते हैं। पानी को अपन जल बोलते हैं। और पानी किस फॉर्म में है इन तीनों में से? लिक्विड। वो क्या है? हमने लिख लिया कि पानी हमारा द्रव अवस्था में है। यहां तक चीजें आपके लिए आसान हुई होगी, कोई कठिन बात नहीं है। अब देखो, अगर मैं पानी को और गर्म करूं तो कोई इंटेलिजेंट बच्चा क्लास में मुझे जवाब देगा कि पानी को गर्म करने पर भाप बनती है। क्या बनती है? भाप, जिसको अपन बाष्प भी बोलते हैं। भाष्प बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? इन दोनों में से ठोस, द्रव और गैस में से अपन क्या बोलते हैं? इसको भाप को अपन गैस बोलते हैं। ठीक है, हमने एक एग्जांपल लिया कि माना हमने बर्फ है, बर्फ ठोस अवस्था में पाई जाती है। ठोस को अब बर्फ को गर्म करने पर पानी बनता है और पानी को गर्म करने पर भाप बनती है। यहां तक ठीक हो गया कि एक ही पदार्थ है बर्फ और उसकी अवस्था में चेंज होते जा रहा है, पहले ठोस से द्रव अवस्था में और द्रव अवस्था से गैस अवस्था में। यहां तक ये चीज समझ में आ गई। और वापस देखिए, भाप को अगर हम ठंडा करते हैं तो क्या बनता है? पानी बनता है। अगर हम पानी को वापस ठंडा करते हैं तो फ्रीजर में जमा देते हैं तो क्या बनता है? आपका बर्फ बनता है। यानी पहले तो हम बर्फ से भाप बना दी और भाप से वापस हमने बर्फ बना दी। यानी एक पदार्थ को हम तीनों अवस्थाएं चेंज होता जा रहा है। एक पदार्थ से हम उसकी ठोस अवस्था में भी है, उसकी द्रव अवस्था में भी है और उसकी गैस अवस्था में भी। यानी एक पदार्थ की तीनों अवस्थाएं यहाँ पे मौजूद हो रही है। एक पदार्थ से हम तीसरी अवस्था में जा रहे हैं और तीसरी अवस्था से हम वापस पहली अवस्था में आ रहे हैं। यही आपका भौतिक परिवर्तन है। ये कोई नई चीज नहीं है, बहुत आसान चीज है। कहने का मतलब यह है कि एक पदार्थ से हम उसकी तीसरी अवस्था में भी जा सकते हैं, तीसरी अवस्था से हम उसकी पहली अवस्था में भी जा सकते हैं। इसमें किसी क्या बर्फ से भाप बनी वो कोई नई चीज है? वो भी तो पानी का ही एक रूप है। पानी बर्फ का एक रूप है और भाप भी पानी का एक रूप है। यानी पानी से इसमें एग्जाम्पल में कोई नया पदार्थ नहीं बना, कोई नया पदार्थ नहीं बना। कोई आपके नया पदार्थ बना है क्या? कि जैसे पानी से कोई भाई साहब यहाँ पे चीनी, शक्कर या और कुछ घी, तेल, ऐसी कोई चीज बन गई? नहीं बनी ना। बर्फ भी पानी का ही रूप है और भाप भी पानी का ही रूप है। यानी कोई नया पदार्थ नहीं बना है। यहाँ पे उसकी अवस्था में ही चेंज हो रहा है, उसकी अवस्था में ही परिवर्तन हो रहा है। बस यही आपके भौतिक परिवर्तन है। परिवर्तन हो रहा है। यानी समझो,
कहना क्या चाहता हूँ, एक पदार्थ से हम उसकी दूसरी अवस्था में चले गए, दूसरी अवस्था से हम तीसरी अवस्था में चले गए, यानी एक पदार्थ की 3 अवस्थाएं हमने प्राप्त कर ली और तीसरी अवस्था से हम वापस पहली अवस्था में आ सकते हैं। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बता दिया कि इसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ, जबकि हम उस पदार्थ की अवस्थाओं में ही परिवर्तन कर सकते हैं, और इस तरह के परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इस तरह के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, अगर इस तरह का कोई परिवर्तन होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। कि किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता और उस पदार्थ की अवस्था में चेंज होता रहता है, तो हम उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए चीजें यहाँ तक आसान हो पाई होगी। रंग और गंध का भी सिस्टम इसी तरीके से है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट ये था जो मैंने आपको समझा दिया। रंग और गंध आपके लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखते और आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो बस आप सीधे शब्दों में ये याद रख सकते हो कि भौतिक परिवर्तन में एक पदार्थ की उसकी अवस्थाओं में ही परिवर्तन हो सकता है, जबकि एक पदार्थ उस पदार्थ से नया पदार्थ नहीं बन सकता। ये मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया कि भौतिक परिवर्तन में किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, यहाँ तक। और निर्माण नहीं होता तो इस तरह के परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? अगर रासायनिक परिवर्तन जिसको समझ में आ गया ना, पूरा चैप्टर उसके लिए आसान हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन समझ में आती है, आपको ये पता चल जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। बस इसलिए ध्यान से मेरी क्लास को देखिए कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है उस पर हम चर्चा करते हैं कि हमारा रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे अगर मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, सी यानी सी कार्बन, किसका कार्बन है ना, एक तो हीरे का अपर रूप है, इतना आप जानते हो, एक ग्रेफाइट का अपर रूप है और फुलरेन का, ये 3 तो आपके मुख्य है। सी से हमने मान लिया कि ये कोई कोयला है। कोयला क्या है, कार्बन का अपर रूप है। हमने मान लिया कि कोयले को जब वायु की उपस्थिति में जब कार्बन यानी कोयले की जब वायु के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, आपके कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन की जब ऑक्सीजन से क्रिया होती है यानी वायु, अपन इसको क्या बोल सकते हैं, O2 को, ऑक्सीजन गैस होती है और ऑक्सीजन गैस को अपन वायु बोल सकते हैं, इतना आप सभी लोग जानते हो। जब कार्बन की वायु के साथ अभिक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। यानी देखो, कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग यानी आपस में क्रिया करने से एक नया पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड बना। इसको अपन आप जानते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। और यहाँ पे हमारा ये नया पदार्थ है, या ये कोई कार्बन है? कार्बन नहीं है, ये कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग से आपका एक नया पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और कार्बन डाइऑक्साइड के जो गुण धर्म है, जो इसकी प्रॉपर्टीज है, वो आपके कार्बन और ऑक्सीजन के बिल्कुल विपरीत है। इसलिए कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग से एक नया पदार्थ बना और इस नए पदार्थ में जो ये अभिक्रिया हुई है, इस कार्बन और ऑक्सीजन से एक नया पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड बना। और इस नए पदार्थ को अपन इस तरह के परिवर्तन को, यानी इस तरह का जो चेंज हुआ कि आपस में क्रिया करने से एक चेंज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बना, और इस तरह के परिवर्तन को अपन रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्या आप कार्बन डाइऑक्साइड से वापस कार्बन और ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हो? क्या आप कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन और ऑक्सीजन गैस वापस प्राप्त कर सकते हो? नहीं। लेकिन भौतिक परिवर्तन में हमने क्या किया था कि भाप से हम बर्फ भी प्राप्त कर सकते थे और जल भी प्राप्त कर सकते थे, यानी उससे हम वापस पुरानी अवस्था में आ सकते थे। लेकिन हम कार्बन डाइऑक्साइड से वापस ना तो कार्बन प्राप्त कर सकते हैं ना ऑक्सीजन, इसलिए यह नया पदार्थ बना। और कार्बन डाइऑक्साइड के गुणधर्म इन दोनों से बिल्कुल विपरीत होते हैं। और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपके लिए रासायनिक परिवर्तन बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो पावे। अब देखो, हमने एक नया पदार्थ, एक एग्जाम्पल वो ले लिया। हमने माना कि ये H2 है। H2 को अपन क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन गैस। जब ये ऑक्सीजन O2 को क्या बोलते हैं अपन? ऑक्सीजन गैस।
यानी हाइड्रोजन गैस क्या होती है अगर मैं आपसे पूछूं तो आप लोग बताओगे सर ये तीव्र ज्वलनशील जलने वाली गैस है। बाहर ऐसे रखते ही ये तीव्र ज्वलनशील गैस है ना। अगर आप लोग इतना जानते हो कि हाइड्रोजन गैस क्या है, आपके तीव्र ज्वलनशील गैस है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बच्चों ये बताओ तो ऑक्सीजन क्या है, तो आप लोग बताओगे सर ऑक्सीजन है ना किसी भी वस्तु को जलाने में सहायक है। यानी अगर हम किसी भी चीज को जलाते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन की आवश्यकता है। यह ऑक्सीजन क्या है, आपके जलाने में सहायक है। इतना आप समझ गए होंगे कि हाइड्रोजन गैस तीव्र ज्वलनशील गैस है और ऑक्सीजन आपके किसी भी वस्तु को जलाने में सहायक। अगर इनकी अभिक्रिया की जाती है तो एक नया पदार्थ बनता है जल। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों ये जल बताओ जल क्या काम आता है, तो आप लोग बताओगे सर ये तो पीने के काम और हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा काम आता है। और अगर मैं इस तरीके से केमिस्ट्री की लैंग्वेज में पूछूं तो आप लोग सर बताओगे सर ये तो किसी भी वस्तु को बुझाने में काम आता है, यानी जलाने से रोकने में सहायक है। जलाने से किसी भी चीज को जैसे ये एक तो ज्वलनशील गैस है, एक जलाने में सहायक है, जबकि ये तो भाई साहब इन दोनों के विपरीत किसी भी वस्तु को बुझाने में सहायक है। यहाँ ना तो जला सकता है ना जलाने में सहायक है। ये तो इन दोनों को शांत कर सकता है। कि भाई साहब यहाँ जलो मत ना जलाने में सहायक है। तो यहाँ पे मैं समझाना क्या चाहता हूँ वो समझो एक एग्जांपल से कि हाइड्रोजन तो आपके तीव्र ज्वलनशील गैस है यानी तेजी से जलती है और ऑक्सीजन किसी भी चीज को जलाने में सहायक है और इससे एक नया पदार्थ बना जल क्या जलाने में सहायक है? नहीं। जल क्या जलने में सहायक है? नहीं। जल तो बुझाने में सहायक है। यानी इन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सहयोग से एक नया पदार्थ जल बना। यहाँ पे ये हमारा जल क्या है? नया पदार्थ है। क्या आप जल से पुनः हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस प्राप्त कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। जल से हम हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन बिल्कुल भी प्राप्त नहीं कर सकते। यानी इस तरह के परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं कि दो गैसों के संयोग से एक तीसरा पदार्थ बना और तीसरे पदार्थ से पुनः हम इन दोनों को प्राप्त नहीं कर सकते और इस तरह के परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। कुछ और एग्जांपल लेता हूं जिससे आपके लिए क्लियर हो सके। मैं इस चीज पे इसलिए फोकस करना चाहता हूं क्योंकि यही अगर आपके समझ में आ गया ना तो पूरा चैप्टर आपके समझ में आ जाएगा। जैसे हमने दो एग्जांपल यहाँ पे ले लिए। एक एग्जांपल लिया था हमने, जब कोयले को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या है? आपका एक नया पदार्थ। और कार्बन डाइऑक्साइड से हम पुनः कार्बन और ऑक्सीजन नहीं प्राप्त कर सकते। तो इस तरह के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया, हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीजन के साथ संयोग करती है यानी अभिक्रिया करती है तो जल बनता है। यहाँ पे मैंने ये अच्छी तरह समझा दिया कि हाइड्रोजन गैस तेजी से जलने वाली गैस है और जबकि ऑक्सीजन गैस आपके किसी भी चीज को जलाने में सहायक है। और इनसे जो नया पदार्थ बना जल, वो इन दोनों के गुणधर्मों के बिल्कुल विपरीत है। यानी जो तीसरा नया पदार्थ बनता है ना, जो संयोग करने वाले के बिल्कुल विपरीत होता है। यानी इस तरह के परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे मानो दैनिक जीवन के लेते हैं। दूध क्या होता है ये सभी बच्चे जानते हैं। दूध का दही बनना ये आपके दैनिक जीवन का एग्जाम्पल है। अगर देखो हम क्या करते हैं, दूध से दही बना सकते हैं। दूध एक पदार्थ है, उससे हम दही बना सकते हैं। ये बात स्पष्ट होगी। दूध से दही बना दी, यहाँ पे एक नया पदार्थ बना। दही से क्या आप वापस दूध प्राप्त कर सकते हो? मेरे को बताओ, हमने दूध से दही तो बना दिया, यानी दही एक नया पदार्थ है हमारा यहाँ पे। क्या आप दही से वापस दूध बना सकते हो? दही से आप वापस दूध बना सकते हो? नहीं बना सकते। यानी जिस पदार्थ से जो नया पदार्थ बना हमारा, उससे हम वापस पुनः पुराना पदार्थ नहीं प्राप्त कर सकते। तो इस तरह के परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ये तीसरा एग्जाम्पल हो गया। अब चौथा एग्जाम्पल, जैसे हम श्वास लेते हैं, मानव का श्वास लेना, ये आपके चौथा एग्जाम्पल है।
जैसे मानो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते अंदर लेते, हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को ग्रहण करते अंदर लेते और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। और यह भी एक तरह का आपका क्या है, ऐसा तो है नहीं कि आप कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने से हानिकारक होती है, क्योंकि हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो यह भी आपका एक तरह का रासायनिक परिवर्तन है। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, यहाँ पे हम भोजन पकाते हैं, बहुत आसान है, हम भोजन पकाते हैं। ये 5 एग्जाम्पल आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं तो आप इन 5 एग्जाम्पल के माध्यम से समझा सकते हो। हम भोजन पकाते हैं तो देखो ध्यान से, जैसे हमने कोई आलू पालक की सब्जी बनाई, तो एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, हमने आलू पालक की सब्जी बनाई। पकने के बाद वो आलू पालक जो बना, नया पदार्थ जो सब्जी बनी, क्या आप उससे वापस वो नए ताज़ा आलू और ताज़ा पालक बना सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। नए पदार्थ से आप वापस पुराना पदार्थ नहीं बना सकते। यानी ये भी एक आपका रासायनिक परिवर्तन है। अब यहाँ से समझिए कि मैंने रासायनिक परिवर्तन पर इतना जोर क्यों दिया। तो हम ये कह सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कह सकते हैं कि जहां रासायनिक परिवर्तन होता है, कह सकते हैं, यहां तक आपको रासायनिक परिवर्तन समझ में आ गया कि यहां पे हम रासायनिक परिवर्तन होता है। यानी हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन को ही साधारण लैंग्वेज में लिख लीजिए। यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन ही आपका क्या है, यहाँ पे आपका एक शब्द क्लियर हो गया मेरे भाई। कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया है। ये बात आपके आसानी से क्लियर हो गई। अगर मैं इतनी चीज़ें आपको नहीं बताता तो क्या रासायनिक अभिक्रिया का मतलब समझ में आता? तो हम कह सकते हैं कि जहाँ रासायनिक परिवर्तन होता है वहाँ आपके रासायनिक अभिक्रिया होती है। यानी ये भी एक आपका रासायनिक अभिक्रिया है, ये भी आपके एक रासायनिक अभिक्रिया है, ये भी यहाँ पे भी रासायनिक परिवर्तन हुआ था तो ये भी एक रासायनिक है अभिक्रिया है। यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन होता है तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन हुआ था तो ये भी आपके एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ आपके रासायनिक परिवर्तन होता है वहाँ आपकी रासायनिक अभिक्रिया होती है। सीधे शब्दों में आप इतना याद रखिए कि जहाँ रासायनिक परिवर्तन होता है वहाँ रासायनिक अभिक्रिया होती है। बस इतना आप लोग ध्यान रखिए कि जहाँ रासायनिक परिवर्तन होता है वहाँ रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें यहाँ तक समझ में आई होगी। आपके लिए भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट हो पाया होगा। भौतिक परिवर्तन में क्या है कि हम एक पदार्थ है उसकी अवस्थाओं में चेंज कर सकते हैं और उसकी अवस्था में चेंज होने के बाद हम वापस पुनः उसकी पहली वाली अवस्था में आ सकते हैं। जबकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि हम 2 अभिक्रियाओं के पदार्थों के संयोग से एक तीसरा पदार्थ तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन तीसरे पदार्थ से वापस पुनः हम पुराने पदार्थ में नहीं आ सकते। इस तरह के परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन ही आपका क्या है, वो आपके रासायनिक अभिक्रिया है। आपका चैप्टर क्लियर करना कि आपके चैप्टर का नाम ये क्यों रखा गया वो मेरा यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया हमारी क्या होती है। एक सिस्टम, इसकी सिस्टमेटिकल डेफिनेशन लिख लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया आपके क्या होती है। अगर आपकी यह 1 नंबर में आ जाती है तो आपको क्या लिखना सही रहेगा? आप यह भी लिख सकते हो कि रासायनिक परिवर्तन को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो एक जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था यहाँ पे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस की जब अभिक्रिया की थी यहाँ पे तो कार्बन डाइऑक्साइड बना था, है ना। यहाँ पे एक रासायनिक परिवर्तन हुआ था और रासायनिक परिवर्तन को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 और 2 पदार्थ है, यानी हम लिख सकते हैं 2 या तो 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, या 1 और 2 या तो 2 या 2 से अधिक
पदार्थों के संयोग से, पदार्थों के संयोग से यानी अभिक्रिया करने से, संयोग से एक नया पदार्थ, एक नया पदार्थ बनता है। यहाँ पे नया पदार्थ क्या बना हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड। एक नया पदार्थ बनता है, तो इस तरह की अभिक्रिया को, इस तरह की अभिक्रिया को या आप अगर कोई डेफिनेशन आती है एग्जाम में तो आप ऐसे एक लाइन में लिख सकते हो कि दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोग से एक नया पदार्थ बनता है। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम, इस तरह की अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या आप लिख सकते हो, इससे आपका एक नंबर आसानी से क्लियर हो जाएगा। और रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है वो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि जहाँ रासायनिक परिवर्तन होता है वहाँ आपके रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो यह स्पष्ट हो गया कि दो पदार्थों के संयोग से एक तीसरा नया पदार्थ बनता है और इस तरह के अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की हमारी क्लास का टाइम खत्म हो गया। आज मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और हमारी अगर आपको ये प्रयास पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और आपका जो भी स्टडी ग्रुप है उसमें शेयर कीजिए कि आपको दोस्तों हमारे जो विवाल सर है, नरेंद्र सर है, वो हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक अच्छा कंटेंट लेके आए और एनसीईआरटी के आधार पर है ये पूरी क्लास। यहाँ से कुछ भी नहीं है कि आपके एनसीईआरटी में नहीं आएगा, हर एक चीज पर बताऊंगा कि क्या आएगा। यहाँ आज की क्लास में देखा होगा कि एक एक छोटी चीज मैंने आपको करवाई है और हर बच्चे की मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अगर आपके वीडियो पसंद आया है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। और जो हमारे बच्चे आज विवाल ट्यूटर्स में नए हैं, जिन्होंने पहली बार विवाल ट्यूटर्स के इस चैनल को देखा है, वह हमारे विवाल ट्यूटर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ताज़ा जानकारी मिलती जाएगी कि हमारे वीडियो कब अपलोड होगी, हमारी नई जानकारी क्या है। और जो भी हमारे बच्चे नए हैं वो हमारे टेलीग्राम और इंस्टा को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको बेनिफिट होगा। इसी के साथ हम आज की हमारी क्लास की समाप्ति करते हैं। जय हिंद, जय भारत।